बिहार ज्ञान चक्षु में एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। आज पेपर 1 के लिए ईवीएस विषय को शामिल किया हूँ। ईवीएस जिसने सोशल साइंस पेपर के साथ सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। 30 प्रश्न में से 15 प्रश्न शिक्षण शास्त्र से होते हैं और 15 प्रश्न जीके या जीएस अर्थात जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज बोलिए या जनरल साइंस से होता है। तो साथियों 15 प्रश्न जो शिक्षण शास्त्र से हैं उन प्रश्नों में से मैं कुछ प्रश्न आपके अभ्यास के लिए लेकर आया हूं जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। और मैं आपको बताऊंगा कुछ टेक्निक कि जिसके माध्यम से आप प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इसी तरह जो प्रश्न आएंगे आप उनको भी बिना पढ़े ही हल कर सकेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। यहाँ 4 क्रियाकलाप दिया हुआ है। 4 क्रियाकलाप में आपको चुनना है कि किस क्रियाकलाप में सबसे ज़्यादा इंद्रियां शामिल हो। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। दूसरा, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। तीसरा है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। चौथा है उचित एबी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। तो साथियों समुदाय को जो आमंत्रित करेगा समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को, तो उससे ज़्यादा जब क्षेत्र का भ्रमण होगा तो भ्रमण के दरमियान छात्र जो है अपने दृष्टि का भी उपयोग करेंगे, अपने कान का भी उपयोग करेंगे, नाक का उपयोग करेंगे, वस्तुओं को सूंघकर छूकर त्वचा का उपयोग करेंगे और हो सके तो चीख कर भी, अर्थात इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां शामिल हो सकता है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में सबसे ज़्यादा इंद्रियां शामिल होगा इस गतिविधि में। तो हमारा उत्तर हुआ नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना एक गतिविधि में। दूसरा प्रश्न है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। माने कोई भी जो शिक्षक है, एक इकरा नाम की एक शिक्षिका है, अपने विद्यार्थियों को वो चाहता है कि वो समाचार पत्र और पत्रिका पढ़े। ऐसा क्यों करती हैं? ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, या ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, या ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं, या ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। साथियों चौथा ऑप्शन सबसे सटीक है और सबसे उचित है। यहाँ आपको हमने बताया था कुछ टेक वर्ड, ये पॉजिटिव टेक वर्ड है, स्वतंत्र बनाती है। तो जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा छात्र प्रोत्साहित हो पाएंगे और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी, उसका उद्देश्य में पूर्ति होगी। आप टेक वर्ड के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारा उत्तर कौन सा होगा। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर 4 के साथ। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। साथियों पर्यावरण अध्ययन में जो है प्रश्न करना यानी क्वेश्चन पूछना भी एक युक्ति के रूप में, एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। किस लिए? ऑप्शन दिया हुआ है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बनाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। साथियों का जिज्ञासा ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, आपका उत्तर यही होगा। इससे संबंधित हमने वीडियो पहले ही डाला है, आप पुनः मैं आपसे कहता हूँ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप कुछ टेक वर्ड को देखकर ही आप उत्तर को जो है टिक आउट कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में जिज्ञासा बढ़ती है, यह भी
लर्निंग और टीचिंग का एक साधन है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चौथा प्रश्न जीके सामान्य ज्ञान से संबंधित है। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? देखिए, तोरांग का अर्थ है जंगल, ये उड़िया भाषा का शब्द है। तो जंगल को तोरांग कहाँ कहा जाता है? झारखंड में, असम में, उड़ीसा में या मिजोरम में? साथियों, तोरांग जो है उड़िया भाषा का शब्द है, इसलिए इसका उत्तर होगा उड़ीसा। परंतु कहीं कहीं जो है ये झारखंड दिया हुआ है, लेकिन तोरांग जो है उड़िया भाषा का शब्द है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उड़ीसा में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। ये आदिवासियों की भाषा है। ऐसे तो आदिवासी झारखंड में भी रहते हैं, उड़ीसा में भी रहते हैं, लेकिन तोरांग उड़िया भाषा का शब्द है, इसलिए इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। पांचवा प्रश्न भी आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे दक्षिणी अफ्रीका से, अफ़गानिस्तान से, इंग्लैंड से या दक्षिणी अमेरिका से। साथियों, आप कहें तो ये चारों ही ऑप्शन आपका गलत है। वास्तव में मिर्च जो है हमारे देश भारत में आया था पुर्तगालियों के माध्यम से। पुर्तगाल से हमारे देश में मिर्च आया था, लेकिन मिर्च का एक प्रकार है जो अमेरिका से आया था, इसलिए चारों में से हमारा उत्तर जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ऐसे मिर्च आया था पुर्तगाल से, पुर्तगालियों ने भारत में मिर्च लाया था, लेकिन यहाँ तो पुर्तगाल है नहीं, लेकिन मिर्च का एक किस्म जो है वो दक्षिण अमेरिका से आया था, इसलिए हमारा उत्तर जाएगा दक्षिण अमेरिका के साथ ऑप्शन नंबर 4। छठा प्रश्न है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के क्या कार्य? देखिए, जड़ जो मिट्टी के अंदर होता है, जड़ का क्या कार्य है? जड़ जो है सबसे पहले भोजन को संचित या भंडारित करता है, जैसे मूली हुआ, गाजर हुआ, आलू हुआ, ये सब जड़ में ही भोजन को संचित करते हैं। दूसरा, जड़ ही पानी और खनिज को अवशोषित करते हैं मिट्टी से। तो जड़ का काम क्या है? भोजन को संचित या भंडारित करना, और दूसरा पानी और खनिजों को अवशोषित करना। ये ऑप्शन नंबर सी और डी जो है वो ऑप्शन तीसरा में दिया हुआ है, इसलिए हमारा उत्तर जो है तीसरा के साथ गया। सी और डी विकल्प हमारे लिए सही है। आपका 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? साथियों, संघ शासित प्रदेश में आपका चंडीगढ़ है, लद्दाख है, जम्मू और कश्मीर है, मणिपुर नहीं है। तो आपका उत्तर होगा मणिपुर। मणिपुर संघ शासित प्रदेश नहीं है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो हमारा उत्तर हुआ चौथा, मणिपुर। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल अर्थात पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? कच्चे तेल के उत्पादक, पहला ऑप्शन दिया बिहार और बम्बे है। बिहार में तो कच्चा तेल होता नहीं है, तो ऑप्शन नहीं होगा। बम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु। तो साथियों, बम्बे हाई ये बहुत ही नामी है, और पश्चिम बंगाल, ये दोनों जगह से पेट्रोलियम के उत्पादन होते हैं। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर 2 के साथ। कच्चे तेल के उत्पादक हैं बम्बे हाई और पश्चिम बंगाल। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर 2 के साथ। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। साथियों, जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ही भारत का संविधान तैयार हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास विश्व के सबसे ज़्यादा डिग्रियां थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर 4। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, केरल का है, तेलंगाना का है। साथियों, पोचमपल्ली एक प्रकार की साड़ी है और उस पर जो विशेष प्रकार की जो बुनाई की जाती है उसको भी पोचमपल्ली कहते हैं। इसी पोचमपल्ली साड़ी के नाम पर यह जो है कस्बा पोचमपल्ली के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया है। पोचमपल्ली एक कस्बा है जो पोचमपल्ली साड़ियों के कारण प्रसिद्ध हो गया। ये पोचमपल्ली किस राज्य में है? तमिलनाडु में है कि कर्नाटक में है कि केरल में कि तेलंगाना? साथियों, पोचमपल्ली जो तेलंगाना में। हमारा उत्तर होगा तेलंगाना के साथ, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा होते हैं। लौह तत्व मीन्स आयरन। बंद गोभी, आंवला, पालक में, गुड़ में, आंवला में, टमाटर में, या आंवला में, पालक में, गुड़ में, आंवला, बंद गोभी या टमाटर में। आप एक चीज़ गौर कीजिए, आंवला जो है सभी ऑप्शन में है, अर्थात आंवला में आयरन प्रचुर मात्रा में होता ही है। बंद गोभी में भी है, लेकिन साथियों सबसे ज़्यादा जो आयरन होता है वो होता है गुड़ में। गुड़ में तो आप आयरन होता है, आंवला में भी होबे करता है और पालक में होता है। तो गुड़ के कारण हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आंवला, पालक और गुड़ में सबसे ज़्यादा आयरन पाए जाते हैं। इन सबों में सबसे सटीक उत्तर होगा गुड़। आंवला और पालक, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हुआ। 12वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। बाज, चील या गिद्ध का समूह, फाख्ता, कौवा, मोर का समूह, बाज, कबूतर, तोता का समूह, कौवा, चील और बुलबुल का समूह। तो साथियों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाज, चील और गिद्ध। ये तीनों जो है मनुष्य से 4 गुना दूरी तक की वस्तुओं को देख सकता है। नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ओडिशा, राजस्थान, लद्दाख या असम? साथियों उत्तर होगा असम। असम के लोग मचान, बांस के बने मचानों पर अपना घर बनाते हैं जो 3 से 3.5 मीटर ऊंचा होता है। तो हमारा उत्तर हुआ असम, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? चार्ल्स डार्विन ने, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने या जॉर्ज मेस्ट्रल ने? साथियों इसका उत्तर होगा ग्रेगोर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर 3। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? चीज़ें कैसे काम करती है, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन या चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं? साथियों ये चौथा जो प्रश्न होगा ये सृजनात्मक है, ये पॉजिटिव टेक वर्ड्स है। इसको देखकर भी हम जो उत्तर इसका लगा सकते हैं, लेकिन 2005 के अनुसार NCF पाठ्यक्रम में ये जो है 6ठा विषय को जोड़ा गया, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। हमारा ऑप्शन 4 होगा हमारा उत्तर। आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे?
पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। तो देखिए, ईवीएस कक्षा के लिए सबसे अच्छा योजना होगा कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर पाठ योजना बनाएंगे। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। साथियों, ये प्रश्न जो है निगेटिव है, इसलिए इसका उत्तर भी निगेटिव होगा। ये तीसरा ऑप्शन जो है निगेटिव है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? अवधारणा मानचित्रण, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार। साथियों, ये भी जो है निगेटिव प्रश्न है, इसलिए उसका उत्तर भी निगेटिव ही होगा। ये तीसरा जो ऑप्शन है ये निगेटिव है। यहाँ ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। ये न्याय के प्रति सरोकार जो है ये निगेटिव है, इसलिए उसका उत्तर ये तीसरा ही होगा। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति जो सहायक होगा वो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी से संबंधित एक प्रश्न आपके परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। आप इसको अच्छी तरह समझें। शिक्षण व्यवस्था में लैंगिक विषमता को किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लैंगिक विषमता अर्थात विभिन्नता होने के बावजूद जो है असमानता नहीं होती है। लिंग चाहे भिन्न भिन्न हो, लेकिन सीखने अधिगम में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, भागीदारी होती है। बच्चे का अधिगम उनके लैंगिक अवधारणा पर निर्भर नहीं करती है। तो चलिए उससे संबंधित हमारा अंतिम प्रश्न है, और आप लोगों से गुजारिश है कि जिसने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो उसे अवश्य लाइक करेंगे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो इतना तो हक बनता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाएंगे। चलिए प्रश्न है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाएं, या केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। देखिए, केवल लड़कों से जो प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहेगा तो ये जो है उचित नहीं है। ये भी लैंगिक विषमता को बढ़ावा देगा, रूढ़िवादी तो होगा ही नहीं। और एक छात्र की मां को, ये छात्र है, तो ये भी जो है लैंगिक विषमता को इंगित करता है। तो हमारा यही प्रश्न होगा, हमारा यही प्रश्न का उत्तर जो है क्लियर होगा कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, ताकि रूढ़िवादी जो छवि है और लैंगिक विषमता ये दूर हो सके। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नई कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।